औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिब इल्मों, आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ अल्लाह की बबरकत नाम से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास BS CS2, आवर सब्जेक्ट प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। आज हमारा चौथा लेक्चर है और इसमें हमारा टॉपिक हैं एग्जाम्पल्स ऑफ एसेट्स। मुख्तलिफ एसेट्स हैं, उनकी मिसालें आपको समझाएंगे। एंड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, रेवेन्यू क्या होते हैं और इक्विटीज़ क्या हैं, इनसे इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। हाँ, मेरा नाम है प्रोफेसर दिलशाद अमन। नेक्स्ट हम आते हैं एसेट्स। एसेट क्या होते हैं? एसेट किसी भी कारोबार के असासे होते हैं जो वहाँ पर हमेशा के लिए मौजूद होते हैं। यही कारोबार की जो है कामयाबी का सबब बनते हैं। तो असासे मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। पहली किस्म है करंट एसेट्स। इसी तरह जो है वो दूसरी किस्म फिक्स एसेट है, नॉन करंट एसेट है। मुख्तलिफ़ किस्म की जो है इसमें किस्में हैं। तो पहला जो है करंट एसेट्स है, उसमें वो असासे होते हैं जो कि हमारे पास पूरे साल के अंदर अंदर हम उसको किसी न किसी शक्ल में कैश में चेंज कर सकते हैं। ये वो असासे होते हैं। इसमें कैश इन हैंड है जो हमारे पास तिजोरी में मौजूद होता है, कैश एट बैंक है जो बैंक में मौजूद होता है, ऐसे अकाउंट रिसीवर या डेटर भी अकाउंट रिसीवर की तरह होता है। और ये वो खाते होते हैं जो हमने उधार अशया फरोख्त की होती हैं, वहाँ से पैसे हमने वसूल करने होते हैं। इसी तरह से बिल रिसीवेबल या नोट रिसीवेबल, ये भी हमने किसी वादे पर अशया फरोख्त की होती हैं, वहाँ से पैसे हमें वसूल करने होते हैं और ये साल के अंदर अंदर हम वसूल करते हैं। इसी तरह हमारे पास प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस है। ये वो असासे जो कि हमने एक्सपेंस तो किए हैं लेकिन वो हमारे जो है वो एडवांस हमने अदा कर दिए हैं और एडवांस अदा कि वो भी एक्सपायर नहीं हुआ, वो भी हमारा असासा कहलाएगा। इसी तरीके से इनकम रिसीवेबल है, यानी हमने काम करके दिया है लेकिन अभी तक वसूली नहीं हुई है, यानी वो ड्यू है, यानी ओइंग है, एरियर है, बकाया है, आउटस्टैंडिंग भी है, अक्रूज भी इसको कहते हैं। यानी ये हमारी जो है वो इनकम का हिस्सा है जो हमें काम करके दे दिया है लेकिन पैसे हमें वसूल नहीं हुए। ये भी हमारा करंट एसेट्स है। ऐसे है मार्केटेबल सिक्योरिटी है, यानी हमारी सिक्योरिटी जो है मार्केट के अंदर यानी वो हम जमा कराते हैं, वो भी हमारा करंट एसेट होता है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ये भी हमारा जो है वो करंट एसेट है। इस तरह अब आते हैं फिक्स एसेट की तरफ। कुछ हमारे करंट, कुछ नॉन करंट एसेट होते हैं। तो नॉन करंट एसेट जो है के अंदर जो है वो हैं इन्वेस्टमेंट, ये सरमायाकारी है जो अपने कारोबार के अलावा कहीं हमने की होती है। और दूसरी है शेयर, ये हमने कुछ और कंपनी के शेयर वगैरह खरीदे होते हैं, ये भी हमारा नॉन करंट एसेट है। डिबेंचर्स, यानी किसी और कंपनी के डिबेंचर हमने खरीद रखे हैं और उस पर हमें मुनाफा मिलना है। प्राइस बॉन्ड, किसी और कंपनी का हमने प्राइस बॉन्ड खरीद रखे हैं, तो ये हमारे नॉन करंट एसेट में शामिल होते हैं। इस तरह फिक्स एसेट वो असासे होते हैं जो हमारे पास यानी साल से ज़्यादा अरसे के लिए, यानी 5 साल के लिए, 10 के लिए हमारे पास साल के लिए हों। जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, प्लांट है, तो ये कई अर्सा तक चलती हैं। फिर फर्नीचर है, टूल्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, ऑफिस इक्विपमेंट है, हमारे पास कंप्यूटर है, अलमारी हैं, मतलब ये सारे हमारे साथ हैं। मोटर कार है, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन है, वगैरह वगैरह। तो ये सारे के सारे हमारे फिक्स एसेट हैं जो 1 साल से ज़्यादा अर्सा के लिए हमारे पास मौजूद होते हैं। इसी तरह हमारे कुछ हैं इंटेंजिबल एसेट्स, ऐसे असासे जो कि हमें नज़र नहीं आते लेकिन हमारे कागजात में उनका वजूद होता है, उनको हम इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। यानी इनको हम जो है छू नहीं सकते, बाकी हम कागजात में देख सकते हैं। तो उनके अंदर जो है पहली है गुडविल। गुडविल यानी कारोबारी साख होती है कारोबार की, जो कि कारोबार के अख्ताम पर या कारोबार को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी साख के भी पैसे लगते हैं, उसकी भी कीमत लगती है। इसी तरह ट्रेडमार्क है, हर कंपनी का मुख्तलिफ ट्रेडमार्क होता है और वो उस पर अपनी अशिया को, प्रोडक्ट को तैयार करती है। कॉपीराइट्स, ये मुख्तलिफ मुसन्निफ़ीन के राइट्स होते हैं जो कि वो अपने जो है किताबों को छापने के सिलसिले में अपने राइट्स महफूज कराते हैं गवर्नमेंट के पास। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो ये भी हमारे वो अखराजात होते हैं जो साल के शुरू में जो है वो कारोबार के आगाज़ में कर लेते हैं और वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हम ऐसे को इंटेंजिबल एसेट कहते हैं कि वो
उसको हम ऐसा ऐसा कम करते रहते हैं, हर साल के मुनाफा में से कुछ हिस्सा उसमें डिक्रीज़ करते रहते हैं, तो ये भी ऐसा हमारा कम होता रहता है। डिस्काउंट अलाउड टू शेयर होल्डर हैं उनको हमने डिस्काउंट अलाउड किया, तो ये भी हमारा इंटेंजिबल एसेट होता है, इसको भी हम ऐसा ऐसा कम करते रहते हैं। इस तरह फ्रेंचाइज कास्ट है, फ्रेंचाइज बनाई शुरू में नहीं बनाई फ्रेंचाइज, तो उस पर हमारा खर्चा आया, तो ये भी हमारा जो है वो इंटेंजिबल एसेट है, जिनमें ज़्यादा खर्चा है जिसको हम एक ही साल के मुनाफा में शामिल नहीं कर सकते, लिहाजा थोड़ा थोड़ा करके हर साल के मुनाफा में से इसको जो है वो शामिल करते रहेंगे, तो लिहाजा फिर आखिर में ये एक साल दिन आएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास हैं इक्विटीज़। इक्विटीज़ के अंदर दो तरह की इक्विटीज़ होती हैं, एक को कहते हैं लायबिलिटीज़ यानी कारोबार की लायबिलिटीज़, और दूसरा है मालिक की लायबिलिटी, ओनर इक्विटी यानी मालिक का खाता, उस मालिक के साथ जो सरमाया लगा होता है उसकी जिम्मेदारी भी कारोबार को होती है। अब हम आते हैं कि लायबिलिटीज़ की भी दो किस्में हैं, पहला है कि करंट यानी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी यानी थोड़े अरसे की लायबिलिटी, इस तरह से नॉन करंट जो है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी यानी लंबे अरसे की लायबिलिटी, थोड़े अरसे की लायबिलिटी यानी साल के अंदर अंदर होगी, और लंबे अरसे की लायबिलिटी 1 साल से ज़्यादा यानी 5 साल की 10 साल की होगी। अब हम बताएं करंट लायबिलिटी में क्या चीज़ें हैं। करंट लायबिलिटी के अंदर अकाउंट पेबल है, यानी वो अशिया जो हमने अशिया ख़रीदी उधार और उसके पैसे अदा करने हैं। बिल और नोट्स पेबल ये वो हमारे वादे के अमाउंटें होती हैं जो हमने वादे पर अशिया ख़रीदी होती हैं और उनको भी हमने पेमेंट आने वाले वक्त में करनी होती है। और इस थर्ड है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस पेबल, ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने अदा करने होते हैं, अभी अदा नहीं किए, अदा करने हैं, तो ये अखराज भी हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। अनअर्न्ड इनकम यानी वो इनकम जो कि हमारे पास एडवांस वसूल हो गई है लेकिन हमने उस पर काम करके नहीं दिया, तो लिहाजा ये भी हमारी शॉर्ट टर्म जो है लायबिलिटी होगी। ऐसे बैंक लोन, हमने बैंक से लोन ले रखा है, अब ये भी साल के अंदर अदा करना है, तो ऐसी लायबिलिटी जो कि साल के अंदर अंदर अदा करनी होती है उसको हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कहते हैं। आगे है नॉन करंट जिन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये वो लायबिलिटी होती है जो साल से ज़्यादा अर्से तक चलती है। डिबेंचर पेबल, डिबेंचर जो है वो हमने कि उस पर लोगों को हमने बेचे हैं और उस पर हमने पेमेंट करनी है। बॉन्ड्स पेबल, बॉन्ड्स हमने जारी किए हैं, डिस्काउंट पर बॉन्ड जारी किए हैं, तो ये सारे के सारे हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हैं। मॉर्टगेज पेबल है, कोई हमने रहन रखी है कोई चीज़, तो ये भी जो है वो हमारी लायबिलिटी है और जिन्हें पैसे हमने लिए हुए हैं। और लॉन्ग टर्म बैंक लोन, लंबे अरसे का बैंक लोन आपने ले रखा है, एक तो शॉर्ट टर्म है ना बैंक लोन, एक लंबे अरसे का बैंक लोन, तो वो हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आएगा। इसी तरीके से ओनर इक्विटी, दूसरी इक्विटी है ओनर इक्विटी है, तो ये मालिक का खाता होता है और उसके अंदर पहली बात है रिटेन्ड अर्निंग, यानी साल के अंदर जितनी आमदनी होती है उसका कुछ हिस्सा कारोबार के लिए रख लिया था ताकि आगे कारोबार को मज़ीद बढ़ाया जा सके और उसको जो है कारोबार की तरक्की के लिए खर्च किया जाए, उसको रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। यानी सारा का सारा मुनाफा जो है कारोबार के मालिक को नहीं दिया था बल्कि कुछ महफूज कर लिया था, उसको कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। और इसना कैपिटल लेस ड्राइंग है, तो कैपिटल जो होता है ये मालिक खाता होता है, उसमें उसके पैसे जमा होते हैं लेकिन वो जो पैसे निकलवाता है उसको ड्राइंग कहते हैं। तो ड्राइंग जो है वो हम कैपिटल में से लेस कर देते हैं ताकि वो जो हिसाब किताब बराबर हो जाए। और तीसरा है ऐड नेट प्रॉफिट, कि हमने जो कारोबार से नेट प्रॉफिट होता है वो उसमें जमा करते हैं, अगर नेट लॉस हो तो इसमें से हम लेस कर देते हैं। अब आते हैं हम अपने इनकम स्टेटमेंट की तरफ कि उसमें इनकम के दो हिस्से हैं, एक तरफ एक साइड पर एक्सपेंसेस लिखते हैं, एक तरफ हम इनकम लिखते हैं। तो एक्सपेंसेस में जो आइटम शामिल हैं अब उसकी तरफ आते हैं। तो पहली बात यह है कि हम एक्सपेंसेस का तरीक़ बताएं आपको। एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कारोबार को चलाने के सिलसिले में, कारोबार को मेंटेन करने के सिलसिले में, कारोबार को बढ़ाने के सिलसिले में वहाँ मुलाजिम होते हैं, मजदूर होते हैं, मशीनी काम कर रहे होते हैं, वो तो उन सब को जो है मेंटेन करने के लिए जो खर्चे होते हैं ये सारे के सारे हमारे एक्सपेंस कहलाते हैं। तो पहला एक्सपेंस है सैलरी, यानी हमारे मुलाजिमीन हैं उनको सैलरी दे रहे हैं, मजदूर हैं उनको वेजेस अदा कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन, मशीनरी की घसाई हो रही है, बिल्डिंग की घसाई, फर्नीचर की घसाई, इसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। ऐसे परचेज ऑफ मर्चेंडाइज कि हमने अशिया ख़रीदी, आप देखो उस पर भी खर्चा हुआ, ये भी हमारे खर्चे में शामिल होंगे। परचेज ऑफ गुड्स, मर्चेंडाइज खरीदी या गुड्स की हमने खरीदी, एक ही चीज़ है। फ्रेट चार्जेस, हमने कोई किराया वगैरह अदा कर दिया उस पर, हाँ अगर अशिया को मार्केट से लेकर अपने कारखाने तक लाने के लिए ख़र्चा तो अदा करना पड़ेगा ना, तो ये हमारा जो है फ्रेट चार्जेस होता है। कैरेज MP इसको कहते हैं। ऐसे एडवांस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है कि अगर हम अपने कारोबार की जो है तशहीर कर रहे हैं तो उस पर सिलसिले में भी हमें अखराजात बर्दाश्त करने पड़ेंगे। यूटिलिटी बिल्स, मुख्तलिफ बिल हैं, बिजली के बिल है, सुई गैस के बिल है,
टेलीफोन का बिल है, ये भी अदा करने होते हैं। इसी तरह बैड डेट्स, कुछ ऐसे असासे भी होते हैं हमारे, वो रकमें होती हैं जो कि हमने वसूल करनी होती हैं, जो कि हमने अशा माल उधार फरोख्त, लेकिन वो हमें वसूल नहीं होते, तो उसको हम बैड डेट्स कहते हैं, तो वो हमारा डूब जाते हैं हर कर्जे। और इसी तरह मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस एक्सपेंस ये नहीं कि हमने कुछ मेंटेन करना है, अब देखो मशीन नहीं है, अब पुरानी हो गई, अब उसको जो है उसको चालू हालत में रखने के लिए खर्चा, फर्नीचर है टूट फूट का शिकार, उसको मेंटेन करके दुरुस्त करवा दिया, तो उस पर मेंटेनेंस एक्सपेंस कहते हैं। इतना कमीशन पेड, हमने कोई चीज़ बेचनी है, अब बेचने के सिलसिले में साबजार है कि हम किसको बेचें, हैं तो हम मुख्तलिफ दलाल किस्म कमीशनर एजेंट होते हैं, वो हमारे अशिया को बेचते हैं या हमारी प्रोडक्ट को बेचते हैं, तो उस पर हमें उनको कमीशन अदा करना पड़ता है। डिस्काउंट पेड, तो बाज़ औक़ात हमें अशिया को बेचते हैं तो वहाँ पर डिस्काउंट भी अदा करना पड़ता है, और डिस्काउंट बाज़ औक़ात कैश की शक्ल में होता है, बाज़ औक़ात अशिया की शक्ल में होता है। इसी तरीके से इंटरेस्ट पेड, हम इंटरेस्ट अदा करते हैं, यानी हम सूद अदा कर रहे हैं, तो ये भी हमारा ख़र्चा है। ऐसे चैरिटी पेड हमने की है, ये भी ख़र्चा है, यानी ये हमने खराद की है। ट्रेड एक्सपेंसेस हैं और टैक्सेस हैं, ये भी हमारा ख़र्चा है। ऐसे तरह से डोनेशन पेड किए हैं हमने, सबके चंदा अदा किए, सबके पेड किए है। रेंट पेड, यानी फैक्ट्री जिसमें हम काम कर रहे हैं उसको किराया अदा कर दी है। ऐसे डे टू डे एक्सपेंसेस टू कैरी ऑन द बिजनेस, कारोबार को जारी रखने के लिए जितने भी डे टू डे एक्सपेंस होते हैं वो सारे के सारे एक्सपेंस में शुमार किए जाते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास है रेवेन्यू। अब रेवेन्यू में क्या है कि आमदनी, यानी वो आमदनी जो हम अशिया को बेच कर हासिल करते हैं, मुख्तलिफ खदमात के ज़रिए हासिल करते हैं, ये वो हमारे आमदनी। इसमें सेल ऑफ मर्चेंडाइज भी है, गुड्स की सेल भी है, सेल ऑफ फ्लोटिंग एसेट्स, यानी कोई हमारा एसेट है जो को फ्लोटिंग है उसको हम फरोख्त कर रहे हैं, ये भी हमारी आमदनी शुमार होगी। ऐसे कमीशन रिसीव्ड, हमने किसी का माल जो है फ़रोख्त करवाया, उस पर कमीशन मिला, ये भी हमारे इनकम। इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमें कहीं से वसूल हुआ, ये भी इनकम हमारी होगी। ऐसे डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है कहीं से, ये भी इनकम। अच्छा, सर्विस फ़ी हमने कहीं से वसूल की, ये भी इनकम हमारी है। रेंट रिसीव्ड, हमने किराया अपनी बिल्डिंग को जो है किराए पर दी हुई, ये भी हमारा जो है इनकम है। डोनेशन रिसीव्ड, हमने कहीं से हमने मालियाती जो है वो रकम मिल गई है डोनेशन की शक्ल में, ये भी हमारी इनकम शुमार होगी। ऐसे सब्सिक्रिप्शन रिसीव्ड, कहीं से चंदा वसूल हो गया, ये भी इनकम है। वेजेस रिसीव्ड, मजदूरी में वसूल हुई, ये भी हमारी इनकम है। सैलरी रिसीव्ड, सैलरी हम काम करके दे रहे हैं तो वहाँ से हमें सैलरी मिल रही है, ये भी हमारी इनकम है। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन शेयर, शेयर पर हमने प्रीमियम वसूल किया है, यानी असल रकम से ज़्यादा रकम वसूल की, ये भी हमारी इनकम में शुमार की जाएगी। ऐसे इंट्रेंस फी रिसीव्ड, हमारे इंट्रेंस फीस रखी हुई है अपने इदारे के अंदर, तो उसकी भी फीस पे हमारी इनकम शुमार की जाएगी। मिसलेनियस रेवेन्यू रिसीव्ड, ये भी हमारी इनकम शुमार की जाएगी। मे अल्लाह सक्सेस यू इन लाइफ। थैंक्स। आवर नेक्स्ट lecture on general data. Thanks very much.